हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सॉलिड स्टेट के लेक्चर में मिलर इंडाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कि आपका CSR नेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका सॉलिड स्टेट का जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आज हम मिलर इंडाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं मिलर इंडाइसेस, क्या होते हैं उसके इंटरसेप्ट और कैसे इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा इसके लिए हम सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें देखेंगे लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में 3 टाइप की बेसिक बातें आपको देखने को मिलेगा। पहला होता है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, जिसको आप स्टेनो लॉ भी बोला जाता है। और दूसरा है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री। और तीसरा बात है आपका, तीसरा जो रूल है वो कहलाता है आपका लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसेस। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा एक और बेसिक बातें आपको समझना पड़ेगा। द एक्सटर्नल शेप, जो आपका किसी भी क्रिस्टल का जो शेप होता है वो कहलाता है आपका हैबिट कहलाता है। सो द एक्सटर्नल शेप इज कॉल्ड द हैबिट ऑफ क्रिस्टल एंड द प्लेन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल आर कॉल्ड फेस। किसी भी क्रिस्टल सरफेस का जो प्लेन होता है वो क्या कहलाता है आपका फेस कहलाता है। और जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, द एंगल्स बिटवीन द फेस आर रिफर्ड टू एज द इंटरफेशियल एंगल। अच्छा, ये इंटरफेशियल एंगल है क्या? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रिस्टल बना के दिखाऊं आपको, ठीक है, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल का क्यूबिक क्रिस्टल अगर हम बना रहे हैं आपके लिए, ये देखिए ये हो गया। और इसमें जो एंगल्स फॉर्म होंगे, ये वाला जो एंगल आपको बनता है, ये जो एंगल होता है, ये आपका क्या कहलाते हैं? ये इंटरफेशियल एंगल कहलाते हैं। ये क्या है आपका? इंटरफेशियल एंगल कहलाता है, इंटरफेशियल एंगल्स। तो ये इंटरफेशियल एंगल्स जो है किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए हम बात करते हैं तो ऑलवेज सेम होता है। एक सब्सटेंस का किसी पर्टिकुलर कोई भी आप क्रिस्टल लेके देखिए, उसमें जो इंटरफेशियल एंगल होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसी चीज को लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ते हैं। तो पहला रूल आपको बताया मैं, स्टेनो लॉ। दूसरा है आपका लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री। और तीसरा होता है लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसेस। अच्छा, ये क्या होते हैं अब एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहला कहलाता है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। इसमें देखिए यहाँ लिखा है मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल के एंगल, इंटरफेशियल एंगल को आप मेजर कर रहे हैं और आपके लिए टेम्परेचर सेम है, तो सिमिलर एंगल आपको मिलेगा किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के लिए। अगर वो सेम सब्सटेंस का है तो वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड द शेप। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, ये आपका हेक्सागोनल है और यहाँ पे आपका एंगल होता है 120 डिग्री। इसी को आप थोड़ा सा क्या कर दिए, स्ट्रेच कर दिए हैं, थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करके ये आपका शेप बन गया और यहाँ पे भी आपका एंगल क्या रहेगा? 120 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ से अगर साइड से स्ट्रेच कर दिया जाए तो ये एंगल आपका अभी भी क्या रहेगा? 120 डिग्री ही रहेगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल के लिए आपके लिए जो साइज है मैटर नहीं करता, शेप है मैटर नहीं करता। ऑलवेज एंड ऑलवेज अगर वो क्रिस्टल हेक्सागोनल क्रिस्टल है तो आपका एंगल क्या रहेगा? 120 डिग्री ही रहेगा। जैसे ये देखिए क्यूबिक क्रिस्टल से आपका कहाँ गया है? ऑक्टाहेड्रल में गया है, मतलब क्यूबिक का ऑक्टाहेड्रल हो गया, फिर भी आपका इंटरफेशियल एंगल क्या है? उतना ही है जो आपका क्यूबिक के केस में था। चलिए, अगर ये बातें समझ आ गए हैं तो हम दूसरा रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल ये कहता है, हाँ सेम चीज है, देखिए ये परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल से आपका ये जो एंगल था वो अभी भी वैसी ही है। तो ये एंगल्स यहाँ पे है, ये दोनों इक्वल है, ये बात करता है। मतलब हमने ये परफेक्ट क्रिस्टल को क्या कर दिया? इलांगेटेड कर दिया। तो इलांगेटेड होने के बाद ये जो रैपिडली ग्रोन आपका जो क्रिस्टल दिख रहा है, ये आपका इंटरफेशियल एंगल के यहाँ पे इक्वल है। क्लियर हुआ? चलिए, अब दूसरा जो लॉ है वो कहलाता है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि एवरी क्रिस्टल हैज डेफिनेट सिमेट्री ऑफ एलिमेंट सच एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। इट मींस जैसे मान लीजिए एक मैंने क्रिस्टल उठा लिया, इस क्रिस्टल में देखा जाए तो ये इस टाइप के आपके पास क्या रहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री रहेंगे, ठीक है। और वो किसी भी सब्सटेंस का हर क्रिस्टल में रहेगा। तो ऑल क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस, यहाँ लिखा है देखिए, ऑल क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस हैव द सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। कोई भी आप क्रिस्टल उठा लीजिए एक सब्सटेंस का, उसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे जो एक क्रिस्टल में रहेंगे।
ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री जानते हो, ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन होते हैं या पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको। चलिए अब तीसरा जो लॉ है, तीसरा लॉ पढ़ते हैं। तीसरा लॉ ये कहता है लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसेस, ये थर्ड लॉ है यहाँ पे, लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसेस। ये कहता है द रेशियो बिटवीन इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेक्ट के जो रेशियो होते हैं वो डिफरेंट फेज के लिए आपके हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, और उसको रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सो दैट इज ए स्मॉल रेशनल मल्टीपल ऑफ द 3 यूनिट। ठीक है, मल्टीपल ऑफ द 3 यूनिट, क्योंकि हमारे पास 3 एक्सिस है, ये हमारा हो गया जेड, ये हो गया हमारा वाई, और ये हो गया हमारा एक्स। तो इन तीनों एक्सिस के लिए आपके पास ए बी सी अगर निकलता है, ठीक है, तो उस यूनिट डिस्टेंस को बोलते हैं वीज इंडाइसिस। आपने पढ़े होंगे अपने बीएससी के लेक्चर में, बीएससी क्लास में पढ़ेंगे, वीज इंडाइसिस कहते हैं। और इसी वीज इंडाइसिस का जब रेसिप्रोकल किया जाता है, इट मींस 1 अपॉन वीज इंडाइसिस की अगर मैं बात करूंगा, वीज इंडाइसिस की बात करूंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, मिलर इंडाइसिस होगा। क्या होगा, मिलर इंडाइसिस। और आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, मिलर इंडाइसिस क्या होते हैं, कैसे इसके रेसिप्रोकल को फाइंड आउट करके हम इसको वीज इंडाइसिस के रेसिप्रोकल से हम क्या निकालते हैं, मिलर इंडाइसिस निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है, अच्छा मिलर इंडाइसिस समझने से पहले आपको मैं एटॉमिक कोऑर्डिनेट के बारे में बता दूं। एटॉमिक कोऑर्डिनेट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप समझेंगे तभी आप आगे इसको क्लियर कर पाएंगे। अच्छा एटॉमिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये देखिए, ये हो गया हमारा एक क्रिस्टल, ठीक है, और हम इसको कंप्लीट कर देते हैं ऐसे, और ये ठीक है। चलिए अब इसमें हम पॉइंट नोट करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होते हैं हमारा, ये क्या है, हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, इसको हम अगर ओरिजिन मान लेते हैं, वैसे ओरिजिन हम कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओरिजिन है, तो इसका वैल्यू होता है 0 0 और 0। इट मीन्स ये इस डायरेक्शन में ये आपका y है, ये आपका x है, और ये आपका क्या है, z है। तो तीनों डायरेक्शन के लिए अगर हम इसको देखेंगे, तो ये आपका क्या है, आपका 0 0 पॉइंट है। अच्छा जब आप यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट टू मूव, तो पैरेलली चलेंगे आप। ठीक है, पैरेलली चलेंगे, तो यहाँ पे एक, अच्छा मैं इसको ब्लैक कलर से ही शो करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक लेटेस्ट पॉइंट रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने जब इधर से चलना शुरू किए तो हम एक्स डायरेक्शन में पूरा कंप्लीट चले हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और ये जब चलना शुरू किए, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किए, और वाई डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि वाई डायरेक्शन में भी इसका वैल्यू आता है तुम्हारा क्या, 1 आता है। ठीक है, तो 1 1, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो आपके जेड डायरेक्शन को शो नहीं करता है। ठीक है, क्या नहीं करता है, जेड डायरेक्शन को शो नहीं करता है। एक मिनट, सॉरी, वाई डायरेक्शन के लिए इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, 0, और जेड के लिए क्या आएगी, 0 1 0 0। तो ऐसे इसको शो करना होता है हमारा 1 जो नंबर है। इट मीन्स यहाँ पे ये सिर्फ कहाँ जा रहा है, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाई में भी नहीं जा रहा है, जेड में भी नहीं जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0। ठीक है, तो हमने मान लिया ये जो 1 नंबर का यहाँ पे जो पॉइंट था, 1 नंबर का जो पॉइंट था उसकी वैल्यू आ गई 1 0 0। ऐसे इसको लिखा जाता है। अच्छा इसको मैं दो, अब अगला जो है उसको मैं 2 नाम देता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर देता हूँ, और यहाँ पे कोई एटम रखा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एटम रखा हुआ है। अब ये इस ओरिजिन से आप चलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस ओरिजिन से मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरेलल आपको चलना है। तो जब ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो ये कंप्लीट 1 चलेंगे, और इधर आएंगे, क्योंकि वाई में आना है आपको, तो आप कंप्लीट फिर से क्या कर रहे हैं, पूरे इस वाई डायरेक्शन की डिस्टेंस को तय कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1, और जेड में नहीं जा रहे हैं तो 0। तो इस तरीके से आपका 2 नंबर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 1 और 0। आप क्या कर रहे हैं, उस पोजीशन पे मूव कर रहे हैं जहां पे उसको, आपके पॉइंट को क्या करना है, कोऑर्डिनेट, एटॉमिक कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। एटॉमिक कोऑर्डिनेट इसलिए समझना जरूरी है, जब आप मिलर इंडाइसेस का प्लेन पढ़ेंगे तो आपको ये आना चाहिए। अब तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, अब इस पॉइंट के लिए हम एटॉमिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, भाई एक्स में तो हमको चलना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्स में तो हमको चलना ही नहीं पड़ेगा, एक्स सीधा वाई डायरेक्शन आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0,
ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये डायरेक्ट आप कहाँ जा रहे हैं, y में जा रहे हैं। ये देखो आपको बोला हूँ लाइन के पैरेलली मूव करना है, तो ये हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका तीसरा जो पोजीशन है उसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी, क्या हो जाएगा 0 1 और 0। अब आता है आपका चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट तुम्हारा क्या था, ओरिजिन था। तो बात आपको बता दिया कि चौथा में क्या है, ओरिजिन है। तो 0 0 0 ये आपका क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट में आपका वैल्यू क्या होता है, 0 0 होता है। अब बचे ऊपर के 4, तो आपका पांचवा नंबर कौन सा रहेगा, ये देखिए, ये आपका 5th नंबर है, ठीक है, ये आपका 6 नंबर है और ये आपका 7 है, ये आपका 8 है। तो हम लिख देते हैं ये 5 है, अच्छा ये 6 है, ये 7 है और ये हमारा क्या हुआ 8 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के लिए देखते हैं, किसके लिए, 5 के लिए। तो 5 के लिए जब आप चलना शुरू करेंगे, कहाँ से चलना शुरू करेंगे, ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, ओरिजिन से। तो यहाँ से आप एक मूव करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मैं इसको लेजर से देख देता हूँ। ये देखिए यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो ये हो गया आपका जेड और ये हो गया आपका एक्स। मतलब आप कहाँ कहाँ चले हो, एक्स और जेड में चले हो, ठीक है, वाई में तो आप चले ही नहीं है। तो यहाँ एक्स में चलने से आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई में 0 हो जाएगा और जेड में क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि आप इधर ऐसे चल के इधर गए हो, ये ऐसे, क्योंकि आपको पैरेलली मूव करना है, लाइन के पैरेलली मूव करना है, आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते। अब बच गया छठवा। तो छठवा में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप इधर ट्रेवल करेंगे x, फिर आपका y, फिर आपका z। इट मीन्स ये 6 पॉइंट पे आने के लिए आपको 3 बार तीनों एक्सिस में कंप्लीट मूव करना पड़ेगा। मतलब 5 की वैल्यू हो जाएगी आपका 1 0 1 और इस 6 पोजीशन पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1 1, ठीक है। ये तीनों प्लेन, तीनों एक्सिस के लिए आपका क्या वैल्यू हो जाएगी 1 1 1। उसके बाद 7वां नंबर है आपके पास, 6 7th में है। 7th में क्या करिएगा, देखिए आपको इधर आना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आप यहाँ से जा सकते हैं, इधर से आपका y और इधर से आपका z, ये आपका z डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 x के लिए हो जाएगा और 1 और 1। यहाँ पे मैं जो वैल्यू लिख रहा हूँ क्या है आपका, ये x y और z की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। और आपका 8वां नंबर का जो लेटेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, 8वां में क्या होगा, आपको एक तरफ आना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आप यहाँ से जा सकते हैं, सीधा आप यहाँ से जा सकते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और y में तो जाना ही नहीं है, तो 0 0 और 1। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो अगर आप मैं बात करता हूँ जितने भी टॉप पोजीशन की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या है 0 0 1 7वां में, 8वां में क्या है 0 सॉरी 7वां में 0 1 1 है, 7वां में क्या है आपका 0 1 1 है और 8वां में क्या है 0 0 1 है, ठीक है। अब देखिए अगर आपका कोई एटम यहाँ रखा हुआ है एकदम बीच में, बॉडी सेंटर में रखा हुआ है, तो इसके लिए क्या होता है, आपको आधा हर बार हर जगह आधा मूव करना पड़ेगा। मतलब मैं बात करता हूँ y में भी आधा जाएंगे, x में भी आधा जाएंगे, x मतलब क्या, इसके पीछे जब जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू होता है हाफ हाफ और हाफ, क्योंकि सबके लिए हाफ हाफ में रहेगा। तो बॉडी सेंटर जो रहता है ये आपका क्या है, सेंटर है, ये आपका सेंटर में क्या रहेगा, हाफ 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 रहेगा। अब ऊपर देखिए आपके पास 6वां नंबर में क्या है, 6वां में क्या है 1 1 1 1 1 1, ये हो गया 1 1 और आपका 5 6 7 8। तो ऊपर के जो जितने भी टॉप वाले दिख रहे हैं, तो जितने भी टॉप में यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल टॉप में जेड की वैल्यू आपको 1 दिख रहा होगा, जेड की वैल्यू 1 दिख रहा है। और आर डाउन में आपकी जेड की वैल्यू क्या दिख रहा होगा, 0 दिख रहा होगा। तो टॉप कहाँ कहाँ पे है, 5 6 7 8 आपका टॉप है। ये देखिए 5 6 7 8 यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पूरे में क्या दिख रहा है आपको 0 दिख रहा है। तो नीचे के एक्सिस में आपको जेड में ट्रेवल करना ही नहीं है, जेड तो आपको ऊपर है, इसलिए आपको इससे भी समझ सकते हैं नीचे वाले पोजीशन पे ऑलवेज आपकी जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपका होता है एटॉमिक कोऑर्डिनेट। अब इस एटॉमिक कोऑर्डिनेट को देखते हुए हमको पढ़ना है मिलर इंडाइसेस, ठीक है। एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन आया हुआ था CSR नेट में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि द कोऑर्डिनेट फॉर द एटम इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट के लिए क्या है आपके लिए पूछा गया है,
इसके लिए मैं एक क्रिस्टल डिजाइन कर देता हूँ। ये आपका ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा, यहाँ से हम इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हम इसको बना देते हैं ऐसे, और ये बन जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। चलिए, आपको पूछा है बीसीसी के लिए, आपको क्या बोला है, कोऑर्डिनेट बताना है। बीसीसी के लिए आपको कोऑर्डिनेट बनाना है। तो अभी आपको बताया बीसीसी मतलब कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन में वैल्यू क्या होती है, 0 0 0 रहता है, बोला हूँ। और जब कोई बीच में एटम रहता है तो उसकी क्या रहती है, अभी आपको बताया, हाफ हाफ और हाफ, तीनों वही होता है। ये देखिए, यहाँ बीच वाले की वैल्यू क्या है, ये देखिए, हाफ हाफ हाफ। और वही क्वेश्चन आपको पूछा गया था सीएसआर नेट में कि कोऑर्डिनेट बताना है आपको एटम्स के लिए बॉडी सेंटर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका आंसर होगा बीच वाला, ये, ठीक है। तो आप ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीएसआर में पूछते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आप इसको कर लेंगे। चलिए, अब पढ़ते हैं मिलर इंडाइसेस, जो आज का हमारा टॉपिक था। मिलर इंडाइसेस क्या कहता है, आपके लिए प्लेन बना हुआ है, ठीक है। जैसे जो फेस होते हैं ना, वो फेस आपका क्या है, प्लेन है। तो इसकी कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। इसमें जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो एक पैरेलल प्लेन के अकॉर्डिंग जमे होते हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जमे होते हैं, ये, ठीक है। ये तो पैरेलल प्लेन जमे होते हैं, उस प्लेन को ही क्या है, वो फेस ही है। क्यूबिक क्रिस्टल में हम क्या पढ़ते हैं, फेस पढ़ते हैं। तो क्रिस्टल प्लेन्स जो होते हैं वो पैरेलल टू द क्रिस्टल फेस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको यूनिट सेल फेस के पैरेलल होते हैं। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक फेस है, दिस इज अ फेस। और यही फेस क्या कहलाता है, मिलर प्लेन कहलाता है। प्लेन है, प्लेन सरफेस ही है, और यही आपको क्या कहलाता है, मिलर प्लेन कहलाता है। अब इस मिलर प्लेन की बातें को समझेंगे, क्या होता है मिलर प्लेन और क्यों इसको फेस बोला जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुइस लॉ, प्लेन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर इंटरसेप्ट। प्लेन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसके इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग, मतलब वो किस एक्सिस में जाके इंटरसेप्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या बनाएगा, प्लेन बनाएगा। मतलब उसके प्लेन को नाम देंगे, जैसे 100 प्लेन होता है, 200 प्लेन होता है, वो क्या है, क्या उसको समझते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं इंटरसेप्ट का, और स्मॉल होल नंबर में इसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। ये नंबर एच के एल के फॉर्म में आपको डिनोट करना है। और इसको इसको मिलर इंडाइसिस के लिए, इसके डब्ल्यू.एच. मिलर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था कि प्लेन जब इंटरसेप्ट करता है तो उस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल करके उसके वैल्यू को आपको क्या करना है, लिखना है। इट मींस, अगर डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं बात करूं, व्हाट इज मिलर इंडाइसिस, तो मिलर इंडाइसिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय अ प्लेन विद द एक्सिस। एक्सिस के साथ ही इंटरसेप्ट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये प्लेन को बनाएगा। चलिए, इतनी बात अगर क्लियर हो गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम बात करते हैं प्लेन का। ये देखिए, यहाँ पे आपको पहला प्लेन दिख रहा है, मिलर इंडाइसिस के लिए पहला प्लेन दिख रहा है, ये है आपका 0 0 1 प्लेन। अभी 0 0 क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस की बात करता है, ये वाई की बात करता है, ये जेड की बात करता है। एक्स एक्सिस के लिए 0 कैसे आया, ये वाला जो एक्सिस है आपका एक्स है, ये वाला एक्सिस आपका वाई है, और ये वाला आपका जेड है। अब ये प्लेन देखिए, ये जो प्लेन है कंप्लीटली आपको दिख रहा होगा जेड एक्सिस की, क्या दिख रहा है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर दिख रहा है। और जो बाकी एक्सिस है, ये जो बाकी एक्सिस दिख रहा है वो क्या है आपका, जेड एक्सिस के पैरेलल दिख रहा होगा। तो अगर कोई भी एक्सिस, नोट करके यहाँ लिखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नोट करके लिखिए, इफ एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, ऑलवेज आपका मिलर इंडाइसिस की वैल्यू, मिलर इंडाइसिस की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो कट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट टर्म, आप इनफाइनाइट टाइम तक उसको लेके जाइए। इट मींस आपके लिए मैं बात करूंगा तो x के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी h इनफाइनाइट, y के लिए हो जाएगा इनफाइनाइट, और z को ये कहाँ कट करेगा, z को ऊपर कट करेगा ये 1 पे, क्योंकि ये यही हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट है, तो z को ये कट करेगा 1। अब क्या बोला है, इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको, क्या लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, उल्टा लेना है, ठीक है। तो ये 1 बाय इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 1 बाय इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये 1 बाय 1 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 0 0 और 1। तो ऐसे आपको क्या निकालना है, h के l की वैल्यू निकालना है। तो हमारे लिए निकल गया 0 0 1 प्लेन निकल गया है। सिमिलरली आपके पास दूसरा प्लेन है, ये जो फ्रंट वाला प्लेन आपको दिख रहा होगा, फेस दिख रहा होगा, ये फ्रंट वाला फेस जो है, ठीक है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि जेड एक्सिस इधर दिख रहा होगा आपको और जेड के ऊपर ही ऊपर चले गए, तो भाई जेड के पैरेलल है, तो अभी लिख दिया एक्सिस अगर पैरेलल है किसी भी प्लेन का तो उसकी इंडाइसिस की वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 किसके लिए होगा, एक्स के लिए, और बाकी के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये 1/1 रेसिप्रोकल बोला हूँ, 1/इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट, तो हो जाएगा 1 0 0। तो ऐसे आपके पास ये जो प्लेन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 0। उसके बाद इधर रखिए, आपके पास एक तीसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन किसके पैरेलल है, तीसरा प्लेन आपका एक्स के पैरेलल है, ये ऊपर जेड है, ठीक है, और इधर आपका क्या है, एक्स है। तो एक्स और जेड के पैरेलल है, तो एक्स में ये इनफाइनाइट में काटेगा, हाँ वाई को जरूर काटेगा, इधर जब वाई आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ वाई को कट करेगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1/इनफाइनाइट 1, और ये फिर सॉरी ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। आंसर आएगा आपका क्या, 0 1 और 0। अच्छा, जब हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो आप इसे कॉमन लिखते हैं 0 1 0, लेकिन जब प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन में क्या करना पड़ता है, जो आपका मिलर एनालिसिस होता है उसके लिए हम क्या नहीं लगाते हैं, कॉमन नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूअस में रहता है। तो यहाँ में जो कॉमन लिखा हूँ वो गलत है, ये ऐसे नहीं रहता है, क्या रहेगा ये आपका, ये हो जाएगा 0 1 और 0, ऐसे ये प्लेन बनेगा। क्लियर हुआ? ऐसे हमको मिलर एनालिसिस के प्लेन को समझना है और उसके रेसिप्रोकल करके क्या करना है, उसको प्लेन को निकालना है। फिर आते हैं चौथे टाइप का जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये आपका कहाँ कट कर रहा है, ये प्लेन आपको कट कर रहा होगा, ये कहाँ कट करेगा, देखिए जेड और ये आपका एक्स और ये आपका वाई, तो ये वाई डायरेक्शन में आपको कहीं कट करते हुए नहीं दिखेगा, ये मात्र कहाँ दिखेगा, जेड में दिखेगा और एक्स में दिख रहा है। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 1। उसी तरीके से एक प्लेन बना हुआ है, ये बॉडी डायगोनल से लिया हुआ है, और डायगोनल से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एक्स को कट करेगा यहाँ पे, और जेड के पैरेलल जाएगा, तो जेड जैसे जा रहा है तो जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, और वाई को यहाँ कट करेगा तो हो जाएगा 1 1 0। मैं जस्ट ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इन, अच्छा देखिए यहाँ पे एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इधर है, ये आपका प्लेन इधर है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे ये y को यहाँ कट करेगा, यहाँ पे z को कट करेगा, मतलब ये 1 और 1, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/1 और ये 1/1। आंसर आएगा आपका क्या, आंसर होगा 0 1 और 1। ऐसे आप इसको क्या निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और आपके पास जो सातवां जो नंबर का प्लेन है, सातवें नंबर का जो प्लेन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये तीनों आपके पॉइंट को मैच कर रहा है, ये मिला रहा है और एक प्लेन बना रहा है यहाँ से। जब भी ऐसे टाइप के अगर प्लेन आपके पास आते हैं तो याद रखिए ये तीनों एक्सिस में इंटरसेप्ट करता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 1 और 1। इसका आप रेसिप्रोकल भी करेंगे 1/1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 1 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये आपका जो प्लेन बना हुआ है, ये जो आपका प्लेन बना हुआ है वो क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, इस एक्स एक्सिस का नेगेटिव कहाँ इधर है, ये होता है हमारा नेगेटिव एक्स, ये हमारा होता है वाई, इधर हमारा नेगेटिव वाई, और ये होता है हमारा क्या, जेड। तो ये आपको जो बार का साइन लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे जो बार का साइन लगा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या कहता है, अगर आपको वो नेगेटिव एक्सिस में काट रहा है तो ये जो प्लेन है इसकी जब ये पीछे जाएगा तो कहाँ काटेगा, ये इसको नेगेटिव में काटेगा, तो -1 मतलब ये -1 फिर 1 और 1, तो ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 बार में लग जाता है 1 1 1, तो 1 बार 1 1, ये ऐसे एक्सिस होते हैं। और इस तरीके के जो प्लेन है, अगर ये इसको किस में काटेगा, ये इसके y के नेगेटिव में काटेगा, इधर y है हमका दिख रहा है, तो इसलिए हम हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 और 1, जेड में तो काटेगा ही, एक्स में तो काटेगा ही, तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 1 और -1 बार और 1, तो ये प्लेन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बार 1 ऐसे। तो एग्जाम में आपको ये प्लेन बना के देगा, ये प्लेन आपको बना के देंगे और पूछेंगे मिलर एनालिसिस क्या होते हैं, इसका क्या है। क्लियर हुआ ये बातें, मैंने 9 प्लेन बता दिया। अच्छा, इस सारे प्लेन को यहाँ पे रख दिया हूं मैं, ठीक है, पैरेलल जो प्लेन होते हैं
उसके अकॉर्डिंग अलग अलग, तो ये 001 प्लेन हो गया, 100 प्लेन हो गया, 010 प्लेन हो गया, ऐसे ये प्लेन आपका बना हुआ है। चलिए अब मिलर इंडाइसेस फाइंड आउट करना सीखते हैं। अभी तो आपने प्लेन को समझा, अब देखिए हाउ टू फाइंड मिलर इंडाइसेस। राइट द इंटरसेप्ट एज मल्टीपल ऑफ ए बी एंड सी। अब किसी भी मल्टीपल का आप पहले क्या लिखेंगे, इंटरसेप्ट लिखेंगे, उसके बाद उस इंटरसेप्ट का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा समझते हैं उसको, रेसिप्रोकल लेंगे, और रेसिप्रोकल लेने के बाद उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इसका मतलब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसके प्लेन को लिख देना है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। एग्जांपल है 2a और दिया है आपका 3b और दिया है आपका 2c। ये तीनों क्या है, आपका इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। अब इस इंटरसेप्ट से हम क्या निकालेंगे, मिलर इंडाइसेस निकालेंगे। तो इसका सबसे पहला काम है, इसको उल्टा कर लीजिए, 1/2। ए आपका यूनिट से लेते, ए को नहीं लेना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना है। 1/2, 1/3 और 1/2। ये हमारा काम हो गया। क्या काम हो गया, रेसिप्रोकल हमने कर लिया, उल्टा कर लिया। रेसिप्रोकल का मतलब सीधा समझो उल्टा करना है, तो उसको डिवाइड में ला दीजिए। अब क्या करना है, इस नंबर को यहां लिखा देखिए, क्लियर फ्रैक्शन टू गेट होल नंबर। इस फ्रैक्शन को क्लियर करना है, मतलब इस फ्रैक्शन को हटाना है। तो आप क्या करेंगे, तो ये जो फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो तीनों से हो जाए। तो इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/3 इंटू 6, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6। तो तीनों जो आपका फ्रैक्शन था उसको मैंने क्या किया, एक सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 तिया 6। इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 3 2, क्या हो जाएगा 3। तो 3 2 3 आपको क्या हो गया, ये देखिए मिलर इंडाइसेस ऑफ द गिवन प्लेन क्या निकल गया, 3 2 3। ठीक है, ये ऐसे आपको फाइंड आउट करना होता है। चलिए एक आध तो क्वेश्चन और आपको दे देता हूं मैं यहीं पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा आपका, चेंज कर लेते हैं इसको, ताकि ये मैं डिलीट कर देता हूं। चलिए यहाँ पे इसका कलर चेंजेस हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा, ब्लू कलर में देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसी में करते हैं। मैं मिलर इंडाइसेस के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। आपको दिया गया है, क्या दिया है, 6a 3b और आपका है तीसरा 3c। ये आपका दिया है इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है, क्या दिया है, इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है। और आपको पूछा गया है मिलर इंडाइसेस क्या होगा। तो आपका रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले आप इसकी क्या करेंगे, इसका आपको रेसिप्रोकल लेना है। क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, उल्टा करना है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/6, 1/3, और ये हो जाएगा 1/3। अब क्या करिएगा, ये आपका फ्रैक्शन में आ गया, ये आपका फ्रैक्शन में है। अब इस फ्रैक्शन से आपको क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में आपका कन्वर्ट करना है। चलिए अब कौन से ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो तीनों को होल नंबर में कन्वर्ट कर दे। तो ये 1/6 को आप ये सोचिए कि कौन से इसके टेबल में आता है। तो 1/6 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ये 1 2 और ये हो जाएगा 2। आपका आंसर आ जाएगा 1 2 2। तो किसका है आपका, ये एच के एल की वैल्यू आ गया, एच के एल की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 2। और ये तुम्हारा क्या हुआ, ये होता है हमारा मिलर इंडाइसेस। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट किया जाता है मिलर इंडाइसेस के प्लेन को। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। मैं वापस चला जाता हूँ वाले में जिसमें हम पढ़ रहे थे। ये देखिए, ये हम मिलर इंडाइसेस की बात कर रहे थे, जिसमें हम सारा चीज डिस्कस कर लिए, प्लेन डिस्कस कर लिए। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्या होता है मिलर इंडाइसेस, कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज मैं आपको बता दिया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चंस यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके क्वेश्चंस हैं। क्या करिएगा, आपको क्वेश्चन दिया हूं मैं, 2a 3b
और -3c। ये जो माइनस होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, बार में चले जाएंगे, ठीक है। माइनस जो है आपके कहाँ चले जाएंगे, इसके ऊपर जब लेके जाओगे तो बार में चला जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इंटरसेप्ट दिया गया है, फाइंड आउट मिलर इंडाइसेस, मिलर इंडाइसेस। अब क्या निकालना है, मिलर इंडाइसेस निकालना है, ठीक है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है 3 2 2 बार, ऑप्शन नंबर 2 है 2 बार 3 3, ऑप्शन नंबर 3 है 3 बार, ठीक है, 2 2, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3 2 2। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको पूछा है मिलर का जो इंडाइसिस का प्लेन की वैल्यू क्या है, तब इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बेसिक बातें करेंगे सॉलिड स्टेट का। अभी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके लिए मैं आपको दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन भी है। अच्छा, कुछ कमेंट आपको लगता है कि हाँ ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। और यूट्यूब की एक अच्छी खासियत बात यह है कि आप जितना बार वीडियो को देखना चाहते हैं, वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, पीछे करके देखिए, आपको जो है चीजें क्लियर होती जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल भाई। आप सेशन को लाइक करेंगे तो आपको नए वीडियो जब आएंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा, हाँ कि आपको पढ़ना। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, क्योंकि इस चैनल में मैं मास्टर्स के लिए भी क्लास डालता हूँ, क्लास पढ़ाता हूँ, आपके CSR के लिए भी क्लास अब कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।